तो गुड आफ्टरनून ऑल। तो आज हम नया टॉपिक जो है वो देखने वाले हैं, दैट इज अ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ये एक नया टॉपिक मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ओके, आज के लेक्चर में टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन अब हम रिफ्लेक्शन पे आ रहे हैं। ओके, इसको बोलते हैं TIR शॉर्टकट में, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो देखते हैं एग्जैक्टली ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन बेसिकली है क्या। तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन जो है, तो देखो, अरे जो भी साउंड है वो प्लीज म्यूट कीजिए। ओके, हाँ, तो देखो यहां पे अगर देखा जाए तो दो मैं मीडियम ले रहा हूं, एक डेंसर ले रहा हूं और एक रेयरर ले रहा हूं, डेंसर मीडियम एंड रेयरर मीडियम। अब इस डेंसर मीडियम और रेयरर मीडियम की अगर मैं बात करूं तो कुछ इस जगह पे मान लो एक इंसिडेंट रे, सीधा सीधा इंसिडेंट रे ले लिया मैंने। मैं इंसिडेंट रे कुछ इस कलर से दिखाता हूं, दिस इज इंसिडेंट रे। ओके, ये इंसिडेंट रे है। अब ये जो इंसिडेंट रे है ये सीधा सीधा जाना चाहिए। हाँ सर बिल्कुल, यहाँ पे इंसिडेंट एंगल है 0, तो जो रिफ्रेक्टेड एंगल है या रिफ्रैक्शन का एंगल है वो सीधा सीधा ऐसा जाएगा और जो रिफ्रेक्टेड रेज का एंगल होगा दैट इज अगेन 0 और दिस इज कॉल्ड एज ए रिफ्लेक्टेड। ये नॉर्मली होता है। ओके, जब हम चाहे हम डेंसर टू रेयरर जाए या रेयरर टू डेंसर जाए। ओके, या रेयरर टू डेंसर जाए। तो देखो अब इस केस में आर एंड आर, अब मैं क्या करता हूं, थोड़ा सा इंसिडेंस एंगल बढ़ा देता हूं, थोड़ा सा इंसिडेंस एंगल में बढ़ा देता हूं, दिस इज अ नॉर्मल, और थोड़ा सा इंसिडेंस एंगल मैंने बढ़ा दिया। ओके, आए मीडियम कौन सा है सर, इधर का मीडियम है डेंसर मीडियम, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ND, और इधर का मीडियम है रेयर मीडियम, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है NR। जब कोई, लास्ट हमने देखा, जब कोई डेंसर टू रेयरर जाता है तो रिफ्रैक्टेड रेज, जो भी रेज है दैट गो अवे फ्रॉम नॉर्मल। अवे फ्रॉम नॉर्मल मतलब सर ओरिजिनल आईसी जानी चाहिए थी, लेकिन रिफ्रैक्टेड रेज में वो रेज जारी है तो वो कुछ इस प्रकार जाएगी, कुछ वो इस प्रकार जाएगी। बिल्कुल, मतलब यहां पे जो ये एंगल है ये बढ़ जाएगा R, इस I से ये R बढ़ जाएगा। क्यों? बिकॉज सर दैट इज ए रिफ्रैक्टेड रेज। ओके, अब क्या होगा, अब मैं इंसिडेंट एंगल और बढ़ाता हूं, इंसिडेंट एंगल जो है मैं और थोड़ा सा बढ़ाता हूं, देखते हो क्या होगा। तो इस प्रकार से मैं, जो ये नॉर्मल है, ये इंसिडेंस एंगल मैंने थोड़ा सा बढ़ा दिया। ओके सर, ये इंसिडेंस एंगल बढ़ा दिया। जैसा मैंने इंसिडेंस एंगल बढ़ा दिया तो ये रिफ्लेक्टेड रेज और दूर जाएगी। सर क्यों ऐसा? क्योंकि हमें स्नेल्स लॉ पता है। व्हाट इज द स्नेल्स लॉ? स्नेल्स लॉ बोलता है, स्नेल्स लॉ, कि जो भी डेंसिटी, जो भी रिफ्रैक्टिव डेंसिटी नहीं, डेंसर मीडियम, जो भी डेंसर मीडियम से जा रहा है तो उसका, मान लो मैंने ND ले लिया, यहां पे ND बोलता हूं, ND इंटू साइन इसका एंगल I इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रेयर इंटू साइन R। अब क्या कर रहा हूं मैं, ND और NR दोनों में सेम रख रहा हूं, यहां पे भी NR और ND सेम है, दोनों सेम है। अगर मैं साइन I बढ़ा दूं तो R और बढ़ेगा, R और बढ़ेगा। यहां पे भी जितना NR है, मतलब मीडियम सेम रख रहा हूं तीनों केसेस में, डेंसर रेयर सेम मीडियम, डेंसर रेयर सेम मीडियम, डेंसर रेयर सेम मीडियम। तो स्नेल्स लॉ में डेंसर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड रिफ्रैक्शन रेयर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दोनों सेम है। तो सर आप अगर I बढ़ाओगे तो साइन I की वैल्यू बढ़ेगी, और साइन I की वैल्यू बढ़ेगी तो साइन R की वैल्यू बढ़ेगी, इसका मतलब R की वैल्यू बढ़ेगी। ओके, तो वो और ज्यादा बढ़ेगी। तो ऐसा पता चल रहा है वो, सर ये क्यों ज्यादा बढ़ेगी, साइन R की वैल्यू क्यों ज्यादा बढ़ेगी? क्योंकि डेंसर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है। अगर ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है तो ऑब्वियस है वो बढ़ जाएगी वैल्यू। रिफ्रैक्टिव जो
आर है वो ज्यादा बढ़ेगा इससे, मान लो ये 30 डिग्री से बढ़ा, हो सकता है 45 से बढ़े, हो सकता है ये 60 हो जाए, है ना, क्योंकि ये इस पे भी डिपेंड है। और डेंसर मीडियम एनआर से रिफ्रैक्शन से तो ज्यादा ही है, इससे ये डेंसर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमेशा ज्यादा होता है, ये हमें अच्छे से देखा है। ओके, ये हमें पता है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर मीडियम इज ग्रेटर देन द रेयरर मीडियम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ओके, तो अब ये सीधा सीधा जाना चाहिए था, नहीं जाएगा, और ज्यादा, क्योंकि आई यहां पे बढ़ा दिया, और ज्यादा जाएगा वो दूर, और फिर पता चला कि वो लगभग ऐसा हो रहा है, ऐसा जा रहा है। दिस इज नाउ रिफ्रैक्टेड रेज, दिस इज नाउ रिफ्रैक्टेड रेज। प्लीज टेल मी रिफ्रैक्शन एंगल अभी कितना है, प्लीज टेल मी। ये ऑलमोस्ट ऐसा जा रहा है 90 डिग्री। वेरी गुड बेटा, 90 डिग्री सर, क्योंकि नॉर्मल ये है, आपने इसको नॉर्मल बोला है, आपने इसको सर नॉर्मल बोला है, और ये 90 डिग्री। वेरी गुड, तो यहां पे रिफ्रैक्शन एंगल हो गया 90 डिग्री। इसका मतलब ये हुआ कि ऐसा कोई इंसिडेंस एंगल है, ऐसा मान लो यहाँ पे 0, फिर यहाँ पे मैंने 10 किया, 20 किया, फिर यहाँ पे मैंने 40, 45 किया, तो ऐसा मैंने बढ़ाते बढ़ाते गया, और एक वैल्यू पे मुझे ये वाला एंगल मिल गया। यस सर, अगर एक में बढ़ा दूं तो यहां पे 90 डिग्री एंगल मिल रहा है, मतलब, और वो जस्ट ऐसा लग रहा है कि वो जस्ट टच होते जा रहा है, वो मीडियम बाउंड्री को जस्ट टच होते हुए जा रहा है। अच्छा सर, ये समझ में आ गया। इसका मतलब ऐसा कोई इंसिडेंस एंगल है, ऐसा कोई इंसिडेंस एंगल है जहां पे रिफ्रैक्शन रेस या रिफ्रैक्टेड एंगल 90 डिग्री आता है, रिफ्रैक्टेड एंगल 90 डिग्री आता है। और ऐसे इंसिडेंस एंगल को हमने बहुत अच्छा आसानी से बोला है, ऐसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को एंगल को हमने बोला है क्रिटिकल, हमने बोला है क्रिटिकल एंगल, क्रिटिकल एंगल दैट इज अ सी, क्रिटिकल एंगल। तो सर व्हाट इज अ सी? क्रिटिकल एंगल क्या है? तो क्रिटिकल एंगल ऐसा इंसिडेंस एंगल है जहां पे रिफ्रैक्टेड रेज या रिफ्रैक्शन एंगल 90 बन जाता है, जहां पे रिफ्रैक्शन एंगल 90 बन जाता है। तो सर हमें अगर निकालना है, अगर हमें निकालना है तो कैसे इसको हम निकाले? तो एंगल ऑफ इंसिडेंस, मतलब इसकी डेफिनेशन, एंगल ऑफ इंसिडेंस इन अ डेंसर मीडियम, एंगल ऑफ इंसिडेंस मतलब क्रिटिकल एंगल की अगर मुझे डेफिनेशन बनाना है तो मैं यहां पे बनाने जा रहा हूं क्रिटिकल एंगल, उसको बोलते हैं हम सी। ये क्या है? तो एंगल ऑफ इंसिडेंस ही है, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस इन कौन सा मीडियम है ये सर? रेयरर, सॉरी डेंसर मीडियम, डेंसर मीडियम। एंगल ऑफ इंसिडेंस अच्छे से देखो, एंगल ऑफ इंसिडेंस इन अ डेंसर मीडियम फॉर विच, फॉर विच, फॉर विच रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन एंगल, एंगल इज 90 डिग्री, फॉर विच रिफ्रैक्शन एंगल इज 90 डिग्री। मतलब क्रिटिकल एंगल ऐसे एंगल को बोलते हैं सर जहां पे रिफ्रैक्शन एंगल 90 डिग्री होगा। अच्छा, कैसे निकालेंगे इसको? कुछ नहीं सर, स्नेल्स लॉ से निकालेंगे। कैसा स्नेल्स लॉ से? स्नेल्स लॉ से निकालेंगे कि पहले स्नेल्स लॉ लगाओ यहां पे, डेंसर मीडियम साइन आई, सर आप आई की जगह सी लिखो। व्हाट इज अ सी? क्रिटिकल। उस टाइम पे रिफ्रैक्ट रेयरर मीडियम ऑफ, मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रेयरर मीडियम इनटू साइन, जब ये क्रिटिकल एंगल होगा आई, तब रिफ्रैक्शन एंगल मेरे ख्याल से 90 डिग्री होगा, बराबर है। साइन 90 की वैल्यू 1, तो यहां से साइन सी इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रेयरर मीडियम अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर मीडियम। ये वाला फॉर्मूला हमें क्रिटिकल एंगल देता है। दिस इज अ फॉर्मूला गिवन, अ क्रिटिकल एंगल। मतलब क्रिटिकल एंगल निकालना बहुत सिंपल, रेयरर मीडियम अपॉन डेंसर मीडियम, रेयरर मीडियम अपॉन डेंसर मीडियम, बस इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लीजिए, आपको क्रिटिकल एंगल मिल जाएगा। सर है क्या बेसिकली क्रिटिकल एंगल? तो क्रिटिकल एंगल इज अ सिंपली इंसिडेंस एंगल ही है ये, लेकिन ऐसा इंसिडेंस एंगल उस टाइम पे रिफ्रैक्शन एंगल आपका 90 डिग्री आ जाता है, और यहां से ऐसा लग रहा है कि जो रे जा रही है, रिफ्रैक्टेड रे जो जा रही है, वो जस्ट टच होके जा रही है। ऐसे रिफ्रैक्शन को हम, या ऐसे रिफ्रैक्टेड रेस को हम ग्रेजिंग, ग्रेजिंग
ग्रेजिंग का मतलब मैंने लास्ट टाइम बताया जस्ट टच, ग्रेजिंग का मतलब होता है जस्ट टच, ओके जस्ट टच। ग्रेजिंग रिफ्रैक्शन में बोल सकता हूं, या ये बाहर ही जा रही है, अभी बाहर जा रही है, तो इसको मैं ग्रेजिंग एमरजेंट रेज बोल सकता हूं। एमरजेंट मतलब बाहर निकल जाना, एमरजेंट रेज या ग्रेजिंग रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्टेड रेज बोल सकते हो। सर इसको रिफ्रैक्टेड रेज बोलो, ग्रेजिंग क्यों बोल रहे हो? क्योंकि ये जस्ट टच होके जा रही है, तो रिफ्रैक्टेड रेज। मेरे ख्याल से ये आपको अच्छे से समझ में आया। मुझे बताना था क्रिटिकल एंगल, मुझे बताना था आपको क्रिटिकल एंगल, वो मैंने बता दिया। सर आपको तो ये बताना था टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ही अभी मैं बताने जा रहा हूं आपको। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ही अभी बताने जा रहा हूं कि वो बेसिकली होता क्या है। पहले उसके पहले आपको क्रिटिकल एंगल क्या होता है वो अच्छे से समझना है। ये लिख लो, मैं स्क्रीन या स्क्रीनशॉट ले लो यहाँ पे, और मेरे ख्याल से आपको ये समझ में आया होगा। स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप, लेना है तो। समझ में आया? कोई डाउट है इसमें? प्लीज टेल मी, इज देयर इन? कोई डाउट नहीं? ओके चलो, अब मैं इसको इधर से मिटाने जा रहा हूं, है ना, हमारे पास बोर्ड की कमी होने की वजह से मैं इसको मिटा देता हूं, ये रखता हूं, अब मैं इसको मिटा देता हूं, ठीक है। क्रिटिकल एंगल वगैरह समझ में आ गया आप लोगों को, कोई इशू नहीं है। हाँ अब देखो, अब इंसिडेंस एंगल, इसका मतलब यह हुआ कि रिफ्रैक्टेड रेज उस मीडियम में जाना है तो इंसिडेंस एंगल जो है आपका क्रिटिकल एंगल से कम चाहिए, क्रिटिकल एंगल से कम चाहिए। तो वो देखते हैं कि ये कैसे गया, मतलब अब मैं क्या करता हूं, इस इंसिडेंस एंगल को और भी बढ़ाता हूं, क्रिटिकल एंगल से थोड़ा सा और बढ़ाता हूं, तो क्या होगा, क्या होगा वो मैं देखने जा रहा हूं। ओके, तो अब देखते, यहां पे तो I इज इक्वल टू सी क्रिटिकल एंगल है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट केस ऐसी लेंगे कि जहां पे वो है एक की मीडियम, रेयरर एंड डेंसर। ओके, ये हो गया उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये हो गया डेंसर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये हो गया नॉर्मल। अब थोड़ा सा और ज्यादा मैंने बढ़ा दिया, ये जो आई है इंसिडेंस एंगल, तो आई इज ग्रेटर देन सी कर दिया। जैसा मैंने आई ग्रेटर देन सी कर दिया तो ये रिफ्रैक्टिव रेज जाना चाहिए था, ऐसा जाना चाहिए था कुछ इस तरीके से, सीधा 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 ऐसा जाना चाहिए था। ओके, लेकिन गया नहीं, ठीक है। लेकिन ये अभी क्रिटिकल एंगल से ज्यादा है, अगर ये ज्यादा है तो क्रिटिकल एंगल इतना था तब वो ऐसा जा रहा था, अब उससे भी ज्यादा हो गया, अरे बाप रे, फिर क्या होगा? स्नेल्स लॉ बताएगा क्या होगा। तो व्हाट इज द स्नेल्स लॉ? स्नेल्स लॉ यहां पे लगाते हैं, तो स्नेल्स लॉ क्या है, तो ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर मीडियम इनटू साइन ऑफ ये जो एंगल है आई, ये जो एंगल है आई इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रेयरर मीडियम इनटू साइन आर। अब क्या करता हूं मैं, डेंसर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है कंपेयर टू एनआर, ठीक है। अब ये साइन आई की वैल्यू जो है, मतलब साइन आई की वैल्यू है, दिस आई इज ग्रेटर देन सी है। अगर आई इज ग्रेटर देन सी है और ये एनआर साइन आर है, तो अच्छे से समझिए आप, यहां पे अच्छे से समझिए इस चीज को, यहां पे ऐसा दिख रहा है यार कि साइन आई की वैल्यू अगर क्रिटिकल एंगल से ज्यादा हुई, क्रिटिकल एंगल इतनी थी तो साइन आर की वैल्यू 1 थी, क्योंकि साइन आर तब 90 था, साइन 90 1 वैल्यू तब 1 थी ये। अब और अगर मैं आई की वैल्यू बढ़ा दूं तो ये साइन आर की वैल्यू 1 से ज्यादा नहीं हो सकती, 1 से ज्यादा नहीं ही हो सकती। इसका मतलब ये जो रिफ्रैक्शन रेज है या रिफ्रैक्टेड एंगल है ये आ ही नहीं सकता। इसका मतलब ये हुआ कि आई अगर क्रिटिकल एंगल से ज्यादा है, आई अगर क्रिटिकल एंगल से ज्यादा है तो ये एनडी ऑलरेडी एनआर से ज्यादा था और ये भी ज्यादा हो रहा है, लेकिन ये एक हद तक ज्यादा होगा। ये दोनों मिला के साइन आर की वैल्यू 1 से ज्यादा नहीं कर सकते, तब इक्वेशन स्नेल्स लॉ वैलिड नहीं होगा। इसका मतलब ये हुआ आफ्टर, मैं यहां पे लिखता हूं, इसका मतलब ये हुआ आफ्टर I is greater than C, then there is no refraction,
कोई रिफ्रैक्शन नहीं होगा, कोई रिफ्रैक्शन नहीं होगा। अरे बाप रे, मतलब रिफ्रैक्शन नहीं होगा क्या? आई इज ग्रेटर देन सी है तब रिफ्रैक्शन नहीं होगा क्या? नहीं होगा, बिकॉज लिख भी देता हूं, बिकॉज स्नेल्स लॉ इज इनवैलिड। स्नेल्स लॉ इज इनवैलिड, स्नेल्स लॉ वैलिड नहीं है, ठीक है। बट इतनी सारी लाइट वहां पे गई है, इस पॉइंट पे लाइट गई है, और यह है इंसिडेंट रे। इतनी सारी लाइट ये गई है, वहां पे एनर्जी गई है इस पॉइंट मान लो ए पे, तो यहां पे रिफ्लेक्शन तो हो ही नहीं रहा है, क्योंकि आपने जो इंसिडेंट रे जो लाई वो ऐसा प्रोजेक्ट किया, उसका इंसिडेंस एंगल ऐसा हो गया जो क्रिटिकल एंगल से ज्यादा हो गया, और क्रिटिकल एंगल से ज्यादा होगा तो वो इक्वेशन वैलिड नहीं होगा। इक्वेशन वैलिड नहीं होगा तो रिफ्रैक्शन भी नहीं होगा, क्योंकि इक्वेशन उसके लिए। तो फिर वो लाइट आएगी तो जाएगी कहां? वो फिर से उसी मीडियम में वापस जाना चाहिए, उसी मीडियम में वापस जाना चाहिए। लेकिन हमें पता है उसी मीडियम में वापस जाती है वो लाइट, तो वो कुछ इस तरीके से जाती है, ये देखो कुछ इस तरीके से जाती है। ओके, तो इसी मीडियम में वापस जाना, मेरे ख्याल से उसको हम रिफ्लेक्शन बोलते हैं यार, उसको हम रिफ्रैक्शन नहीं बोलते, रिफ्लेक्शन बोलते हैं। दूसरी मीडियम पे फिर से लाइट जाना, और वो वही रिफ्लेक्शन है जो हमने पहले पढ़ा है। मतलब ये एंगल और ये एंगल, अगर ये एंगल इंसिडेंस एंगल है तो ये भी उतना ही एंगल रहेगा। आपको पता है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में जितना इंसिडेंस एंगल होता है उतना ही रिफ्लेक्शन या रिफ्लेक्टेड एंगल होता है। ओके, तो सर ये वही रिफ्लेक्शन है क्या? यस, ये वही रिफ्लेक्शन है। इसका मतलब जब इंसिडेंट लाइट जाएगी तो वापस कब आएगी? इधर रिटर्न वही इसमें, जब इंसिडेंस एंगल इज ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल। ओके सर, सीधी सीधी कब जाएगी? सीधी सीधी तब जाएगी जब ये इंसिडेंस एंगल जो है वो क्रिटिकल एंगल से कम है, और इंसिडेंस एंगल और क्रिटिकल एंगल अगर सेम है तो फिर ऐसी ग्रेजिंग जाएगी, ये ऐसा जाएगी। यहां पे इंसिडेंस एंगल एंड क्रिटिकल एंगल इज सेम। मेरे ख्याल से ये चीज आपको समझ में आई। तो मैं यहां पे एक कंक्लूजन निकालता हूं, मैं यहां पे एक कंक्लूजन निकालता हूं, मैं यहां पे ऐसा कंक्लूजन निकालता हूं, when angle of incidence is greater than critical angle, then incident ray back to the same medium as a reflected ray, and this phenomena is called as total light वापस आई, टोटल उसी मीडियम में इंटरनली वापस आई, बाहर गई नहीं दूसरे मीडियम में, तो उसको नाम दिया गया टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, मैं इसको मिटा देता हूं अभी, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो देखो इसको मैं डेफिनेशन अगर बनाना है तो ये डेफिनेशन बना सकता हूं। क्या है डेफिनेशन? डेफिनेशन ये है कि इफ इंसिडेंट रे, इफ एंगल ऑफ इंसिडेंस, if angle of incidence is greater than critical angle of incidence is greater than critical angle, then there is no refraction and जो भी रेज है एंड रेज बैक टू सेम मीडियम एज अ रिफ्लेक्टेड रे। दिस phenomena is called as total internal reflection। total internal reflection total internal reflection। तो ये इतनी सिंपल डेफिनेशन है, बताइए प्लीज समझ में आया क्या? बताइए। ओके गुड।
तो ये मैं अभी मिटाने जा रहा हूं, इधर का थोड़ा सा मिटा देता हूं और मैं आपको एक चीज बता देता हूं, मतलब एक कंक्लूजन निकालते हैं। ये तो डेफिनेशन हुआ है, इससे क्या क्या हमें क्या सीख मिलती है कि रिफ्लेक्शन कब होगा और रिफ्लेक्शन कब नहीं होगा, रिफ्रैक्शन कब होगा और रिफ्रैक्शन कब नहीं होगा, ये हम एक लाइन में सिर्फ बता देते हैं। तो मैं इसको मिटा देता हूं। इस पे हम प्रॉब्लम भी लेंगे अच्छे, लेकिन पहले समझे तो सही क्या है। तो कंक्लूजन क्या निकालना है, तो कंक्लूजन ये है। अच्छा सर, आपने डेंसर टू रेयर ही बोला है, रेयर टू डेंसर हुआ तो नहीं होगा, ये सब कुछ नहीं होगा। क्यों सर? क्योंकि जब डेंसर टू रेयर जाते तभी तो लाइट जो है वो नॉर्मल से दूर दूर जाती है। अगर आपने उल्टा किया, रेयर टू डेंसर गए, तो लाइट तो यार पास पास आएगी नॉर्मल की, ऐसा कुछ होगा नहीं। तो ये सिर्फ किसके लिए लागू है? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन व्हेन लाइट ट्रेवल्स और इंसिडेंट रे ट्रेवल्स फ्रॉम डेंसर टू रेयरर मीडियम। ओके सर, समझ में आ गया। अब देखो कंक्लूजन क्या कंक्लूड करूं मैं इसमें। मुझे अगर कंक्लूजन निकालना है तो मैं एक कंक्लूजन निकाल सकता हूं कि जब भी इंसिडेंस एंगल इज लेस देन क्रिटिकल एंगल है, मतलब छोटा सा इंसिडेंस एंगल, तो उस टाइम पे रिफ्रैक्शन होगा, उस टाइम पे रिफ्रैक्शन होगा। जब I इज इक्वल टू सी हो गया, इंसिडेंस एंगल क्रिटिकल एंगल इतना हो गया, तो तब आपको ग्रेजिंग या जस्ट टच रिफ्रैक्शन मिलेगा। वो रिफ्रैक्शन पता है आपको। और जब ये इंसिडेंस एंगल आपने क्रिटिकल एंगल से भी ज्यादा कर दिया, उस टाइम पे रिफ्लेक्शन होगा। और रिफ्लेक्शन आपको बताने की जरूरत नहीं है कि रिफ्लेक्शन क्या होता है। इसका मतलब जितने भी रिफ्रैक्शन हो रहे हैं वहां पे इंसिडेंस एंगल क्रिटिकल एंगल से कम है, वहां पे इंसिडेंस एंगल क्रिटिकल एंगल से कम है। यह आपको अच्छे से अभी समझ में आया होगा। बताइए इसमें कुछ डाउट है? प्लीज टेल मी। डेफिनेशन बोलो या कुछ भी बोलो। इज देयर एनी डाउट? नो, कोई डाउट नहीं है। ओके गुड। चलो अब हम इसको अच्छे से एक आधा एग्जांपल लेते हैं इस पे, है ना। अब समझ में आ गया आपको क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। ओके चलो ये मैं मिटा देता हूं। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन भी पता चल गया आपको और क्रिटिकल एंगल भी पता चल गया क्या होता है क्रिटिकल एंगल। तो डेविएशन एंगल पता ही था पहले कि सीधा सीधा अगर कोई जा रहा है वहां से कितना एक्चुअल में डेविएट होता है, उसको हम डेविएशन एंगल बोलते हैं। ठीक है, ये कुछ ब्लर नहीं हो रहा है ना, क्लियर दिख रहा है ना? बताइए प्लीज। ओके गुड। तो अब देखो मैं कुछ ये लेता हूं, फाइंड एक आधा कुछ प्रॉब्लम्स लेते हैं कि फाइंड क्रिटिकल एंगल दैट इज अ सी। ओके, एक ये फाइंड करना है हमें, दूसरा फाइंड करना है ये हो गया एक, मतलब यहां पे मैं ऐसा लिखता हूं फाइंड फर्स्ट। दूसरा फाइंड करना है फाइंड डेविएशन इफ एंगल ऑफ इंसिडेंस इज 30 डिग्री। ओके, फिर थर्ड फाइंड डेविएशन इफ एंगल ऑफ इंसिडेंस इज 42 डिग्री। फिर फोर्थ फाइंड डेविएशन, एक ही इसमें सब आ जाएगा ना, इसलिए मैं ऐसा ले रहा हूं, डेविएशन इफ एंगल ऑफ इंसिडेंस इज 45 डिग्री। ओके, हमने अलग अलग ये लिया है। 45 की जगह मैं यहाँ पे 60 डिग्री कर देता हूं, है ना, थोड़ा सा ज्यादा, कि 60 डिग्री पे क्या होगा, 60 डिग्री पे क्या होगा। ठीक है, चलो अब इसको कैसे करें। पहले तो हमें कौन से मीडियम से कौन से मीडियम में जा रहा है, मतलब डेंसर एंड रेयरर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लगेगा, डेंसर एंड रेयर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लगेगा। तो मैं
यहाँ पे एक बाउंड्री बनाता हूं और दिस इज N1 वेयर 1.5 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स या 3/2 एक ही बात है 3/2 और ये N2 इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 लेते तो सर ये सीधा सीधा एयर है और ये कोई ग्लास है और एयर है। अगर पहला केस क्रिटिकल एंगल निकालना है, क्रिटिकल एंगल मतलब ये नॉर्मल एक कोई इंसिडेंस एंगल ही क्रिटिकल एंगल होता है सर, कोई इंसिडेंस एंगल ही क्रिटिकल एंगल होता है। कब? जब यहां से जो रिफ्रैक्टेड रेज है वो 90 डिग्री जाए, जहां पे रिफ्रैक्शन एंगल 90 डिग्री हो। इसके लिए फॉर्मूला निकाला था हमने, अगर नहीं भी फॉर्मूला निकाला है तो सीधा सीधा हम स्नेल्स लॉ लगा के सीधा इंसिडेंस एंगल जो है वो साइन सी है और रिफ्रैक्शन ये N1 इज इक्वल टू रिफ्रैक्शन इंटू N2 इंटू साइन और इसका R यहाँ पे 90 डिग्री है, तभी इसको क्रिटिकल एंगल बोलेंगे। इंसिडेंस एंगल को तभी क्रिटिकल एंगल बोलना जब रिफ्रैक्टेड रेज या रिफ्रैक्टेड एंगल 90 डिग्री हो। तो यहां से सीधा हम साइन N2 की वैल्यू कितनी है 1 बराबर है, N2 की वैल्यू है 1 और ये है 3/2 ओके, और ये हो गया साइन C, साइन 90 की वैल्यू 1 ही है, साइन 90 की वैल्यू 1 है तो ये आ जाएगा 2/3 साइन C इज इक्वल टू 2/3। तो अप्रोक्सीमेट साइन C जो है, साइन C अप्रोक्सीमेट मतलब साइन किधर है 2/3 जो होता है साइन 2/3 जो होता है उसके अप्रोक्सीमेट वैल्यू मतलब साइन इनवर्स अगर मैं लेके जाऊं यहाँ पे साइन इनवर्स 2/3 तो अप्रोक्सीमेट वैल्यू इसकी 42 डिग्री होती है, 42 अप्रोक्सीमेट वैल्यू ओके, 41 पॉइंट समथिंग होती है, मैं 41.23 समथिंग होती है, मैंने 42 डिग्री बोल दिया कि साइन की वैल्यू कितनी आ जाएगी 42। इसका मतलब ये जो साइन C है जो क्रिटिकल एंगल है वो आ जाएगा 42 डिग्री दैट इज द क्रिटिकल एंगल इज 42 डिग्री। हो गया, एक में कोई प्रॉब्लम नहीं है, फर्स्ट वन हो गया। चलो सेकंड वन निकालते हैं, क्या है सेकंड वन? तो सेकंड बोलना है डेविएशन इफ I इज इक्वल टू 30 डिग्री, I इज इक्वल टू 30 डिग्री। पहली बात ये मैंने इंसिडेंस लिया, ये नॉर्मल ओके, यहां पे ये 30 डिग्री इंसिडेंस एंगल और यहां पे रिफ्रैक्शन ये सीधा जाएगा ओके, लेकिन रिफ्रैक्टेड होगा या नहीं होगा ये कौन बताएगा? देखो 42 डिग्री है, 42 डिग्री 30 कम है ना, मतलब रिफ्रैक्शन होगा। रिफ्रैक्शन की कंडीशन क्या है सर? रिफ्रैक्शन की वही कंडीशन है, क्या कंडीशन है कि इंसिडेंस एंगल मस्ट बी लेस देन क्रिटिकल एंगल। क्रिटिकल एंगल कितना आया है 42 डिग्री आया, तो इंसिडेंस एंगल कितना है 30 डिग्री है, तो रिफ्रैक्शन होगा, करो रिफ्रैक्शन, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो चलो यहाँ पे रिफ्रैक्शन करते हैं, तो रिफ्रैक्शन कहीं अवे फ्रॉम नॉर्मल होगा। हाँ सर ये बिल्कुल बराबर है कि जो रिफ्रैक्शन होगा दैट मस्ट बी अवे फ्रॉम नॉर्मल, ठीक है। तो अब यहाँ पे स्नेल्स लॉ लगाते हैं फिर। व्हाट इज अ स्नेल्स लॉ? स्नेल्स लॉ बोलता है कि यहां का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है N1 3/2 और यहां का N2 1, तो डायरेक्ट मैं लिखता हूं 3/2 साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रेयर एंड मीडियम इंटू साइन R, वही तो निकालना है, साइन R तो निकालना है। तो 3/2 इंटू साइन 30 1/2, तो ये आ जाएगा लगभग 3/4 साइन R, 3/4 साइन R। इसकी वैल्यू गिवन होगी रे कि साइन R कितना मतलब 3/2, ये गिवन होगी, ये अज्यूम करने की जरूरत नहीं है, वहां पे होगा कि ये अप्रोक्सीमेट इतनी ले लो। मतलब इसका अगर मैं पूछूं कि R इज इक्वल टू साइन, इधर आने के बाद वो इनवर्स हो जाता है, हाँ सर 3/4, तो ये साइन इनवर्स 3/4 गिवन होगी, आपको याद रखने की जरूरत नहीं है और आप लॉग टेबल से भी निकाल सकते हो ओके, लेकिन वो गिवन होगी यार, ठीक है। तो साइन इनवर्स 3/4 लगभग 48
6.3 है। ओके, तो मैं उसको 49 बोल देता हूं, 49 डिग्री, 49 डिग्री। ओके, तो ये आर की वैल्यू जो है दैट इज 49 डिग्री। ठीक है सर, ये समझ में आया। इसका मतलब रिफ्रैक्शन जो है वो 49 डिग्री आ गया। तो ये जो रिफ्रैक्शन है नॉर्मल से 49 डिग्री, मतलब ये जो है दिस इज 49 डिग्री। तो डेल्टा क्या होता है सर? डेल्टा ये ओरिजिनल से ये होता है डेल्टा। तो यहां पे अगर किसी ने डेल्टा पूछा ही है तो व्हाट इज अ डेल्टा? डेविएशन पूछा है। डेल्टा इज इक्वल टू, अगर डेल्टा निकालना है तो ये देखो, ये 30, ये अगर नॉर्मल के साथ करूं तो दिस इज अ 30, तो यहां से 49 माइनस अगर 30 ले लूं तो 90 डिग्री इज अ डेल्टा। समझ में आया क्या? बताइए प्लीज, प्लीज टेल मी। यस, ओके ओके, समझ में। ओके, ये हो गई एक बात। दूसरी बात ये कि अब पूछा है डेविएशन व्हेन इंसिडेंस एंगल इज 40 डिग्री, मतलब क्रिटिकल एंगल और इंसिडेंस एंगल सेम हो गया। तो क्रिटिकल एंगल एंड इंसिडेंस एंगल अगर सेम है, मैं दूसरा वाला प्रॉब्लम करने जा रहा हूं, क्रिटिकल एंगल कितना है हमारे केस में? 42 डिग्री है, हमने अभी अभी निकाला। और यहां पे इंसिडेंस एंगल कितना है? वो भी गिवन है 42 डिग्री, ये वाला। इसके लिए डेविएशन निकालना है। तो सर जब इंसिडेंस एंगल एंड क्रिटिकल एंगल सेम होता है तब रिफ्रैक्शन कितना होता है? सर तब रिफ्रैक्शन होता है 90 डिग्री, 90 डिग्री। हाँ सर, ये तो ग्रेजिंग वाला है, 90 डिग्री। तो रिफ्रैक्शन एक बार पता चल गया तो आपको पता है डेविएशन कैसे निकालना है। आपको पता है डेविएशन, मतलब ये नॉर्मल है, ये इंसिडेंस एंगल है 42 डिग्री। ओके, तो ये ऐसा सीधा जाना चाहिए था, तो ये था 42 डिग्री नॉर्मल के साथ। ओके, लेकिन वो सीधा गया नहीं, वो ऐसा गया, इधर नीचे गया, वो 90 डिग्री इधर गया, वो ये वाला। तो ये एंगल जो होगा ये होगा डेल्टा। तो डेल्टा निकालने का तरीका क्या? ये 90 डिग्री है तो व्हाट इज द डेल्टा? डेल्टा इज 90 माइनस 42 कर दो उसमें से, तो ये आ जाएगा 48 डिग्री। 48 डिग्री डेविएशन आएगा सेकंड केस में। मतलब यहां पे पहले केस में कितना आ गया? 49 डिग्री। सेकंड केस में कितना आ गया? 48 डिग्री। ओके, चलो बहुत बढ़िया, डेविएशन हमें समझ में आ रहा है। पहले केस में ज्यादा डेविएट हुआ, फिर धीरे धीरे डेविएट हो गया, बस ऐसा कुछ बोल सकते हैं हम, ऐसा कुछ नहीं है डेविएशन। अब मुझे बताना है कि डेविएशन इफ एंगल इज 60 डिग्री। बाप, 60 डिग्री का ये मैं मिटा देता हूं अभी, ये स्क्रीनशॉट निकाल लो, आप लोग निकाल सकते हैं तो प्लीज। निकाल लिया स्क्रीनशॉट या लिख लिया? बताइए प्लीज, कोई डाउट नहीं है ना? ओके ठीक है, गुड। तो देखो अब नेक्स्ट वाला लेते हैं हम, मैं इसको मिटाने जा रहा हूं। हाँ, तो हाँ, फोर्थ वाला लेते हैं अभी। फोर्थ निकालना है व्हेन एंगल ऑफ इंसिडेंस इज 60 डिग्री। एंगल ऑफ इंसिडेंस 60 डिग्री का मतलब ये है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ग्रेटर देन एंगल ऑफ क्रिटिकल। अगर ऐसा है तो हमें पता है कि ये रिफ्लेक्शन होगा, क्योंकि स्नेल्स लॉ वैलिड नहीं है, यहां पे स्नेल्स लॉ वैलिड नहीं है, तो रिफ्लेक्शन होगा। इसका मतलब ये कोई मीडियम है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N13/2 है और ये N2 है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 लिया है हमने। तो यहां पे अगर मैं एक इंसिडेंस रे ऐसा ये करूं जिसका इंसिडेंस एंगल है 60 डिग्री, इंसिडेंट रे
60 डिग्री अगर एंगल है, लेकिन हमें पता है ये क्रिटिकल से ज्यादा एंगल हो गया है। जैसे क्रिटिकल से ज्यादा एंगल हो गया तो वो सीधा सीधा जो जाना चाहिए था ऐसा सीधा सीधा ऐसा नहीं जाएगा, बिल्कुल नहीं जाएगा, और वो रिफ्लेक्शन हो जाएगा, ऐसे उसी सेम मीडियम में आ जाएगा। और वो भी एंगल कितना होगा, जितना एंगल ऑफ इंसिडेंस उतना ही ये आर एंगल होता है। ओके, तो इस तरीके से हमें ये मिल गया रिफ्रैक्टेड नहीं, रिफ्लेक्टेड रेज। रिफ्लेक्टेड रेज हमें मिल गई। ओके, अब पूछा एंगल ऑफ डेविएशन, उसको जाना था ऐसे, है ना, वो मुड़ गया इधर, तो दिस इज एंगल ऑफ डेविएशन डेल्टा। दिस इज एंगल ऑफ डेविएशन डेल्टा। तो सर इसको कैसे निकाले, इस एंगल ऑफ डेविएशन को हम कैसे निकाले? तो बहुत सिंपल है, इसको निकालना है तो एंगल ऑफ डेविएशन अगर इसको निकालना है तो मैं क्या करूंगा, ये पूरा जो है ये 180 है, उसमें से ये 60 और ये 60 मतलब 2i, ये फॉर्मूला आपको पता है रिफ्लेक्शन में डेल्टा डेविएशन निकालने का। तो ये 180 माइनस 2 इंटू 60 मतलब ये आ गया 60 डिग्री। दिस इज अ 60 डिग्री। तो डेविएशन कितना हो जाएगा, 60 डिग्री इतना डेविएशन हो जाएगा। लेकिन रिफ्लेक्शन समझ में आया क्या, प्लीज बताइए, प्लीज टेल मी। कोई डाउट है इसमें? मैं बाजू में हो जाता हूं, ये लिखना है तो आप लिख सकते हो जल्दी जल्दी, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, प्लीज बताइए। ओके, तो आगे बढ़े हम, कैन आई मूव फॉरवर्ड? ओके ओके, हम अभी आगे बढ़ते हैं। ओके, तो देखते हैं, अभी ये तो समझ में आ गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं इसको मिटा देता हूं, इसको मैं मिटा देता हूं। तो इस प्रकार से ये कोई भी प्रॉब्लम आप कर सकते हो, है ना, कि रिफ्लेक्शन हो रहा है या नहीं हो रहा है, बस पहले क्रिटिकल एंगल निकाल लो, बस खत्म कर दो। क्रिटिकल एंगल निकालने का तरीका स्नेल्स लॉ ही बताएगा आपको, स्नेल्स लॉ से क्रिटिकल एंगल निकाल लो। क्रिटिकल एंगल निकालते वक्त रिफ्रैक्शन एंगल 90 डिग्री रख दो, बस खत्म करो उसको, है ना। रेयर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिवाइडेड बाय डेंसर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल टू साइन सी, इज इक्वल टू साइन सी, ऐसा वो आ जाएगा। तो अब नेक्स्ट वाला प्रॉब्लम देखते हैं। मान लो यहां पे कुछ में एक ट्रायंगल देता हूं, कुछ में एक ट्रायंगल देता हूं, ओके, आइसोसेलेस, या उसको हम ऐसा ट्रायंगल है, दैट इज थोड़ा बड़ा लेता हूं रे ट्रायंगल, रेज निकालने है तो हाँ, ये एंगल है 90 डिग्री, ये है 45 डिग्री। सर ये 45 होगा तो ये भी 45 ही होगा, ये साइड और ये साइड सेम होगी। एंगल ए बी एंड सी ऐसा एक दिया है, और ये मान लो ग्लास है, एक टाइप का ग्लास ही है ये, क्या है ये, ग्लास है, ऐसा ग्लास हमने लिया है। दिस इज अ ग्लास, कहां पे लिखूं ग्लास, यहां पे लिखता हूं ग्लास। ओके, ये ग्लास है, पूरा एक ग्लास ले लिया हमने, और इधर से कोई इंसिडेंट रे आ रहा है, इधर से कोई इंसिडेंट रे आ रहा है, दिस इज अ इंसिडेंट रे। ओके, ये है इंसिडेंट रे। अब ये जैसा इंसिडेंट रे नॉर्मली आ रहा है 90 डिग्री इस पॉइंट पे, ओके, तो पूछा गया है कि इसका फाइंड द पाथ या फाइंड द ट्रेसिंग ऑफ पाथ ट्रेवल बाय दिस इंसिडेंट रे। ये इंसिडेंट रे एक बार घुस गया ग्लास में तो किधर किधर जाएगा उसका पाथ निकालिए, फाइंड आउट द पाथ ऑफ इंसिडेंट रे, कंप्लीट पाथ ऑफ इंसिडेंट रे। ओके, फाइंड, मैं यहां पे लिखता हूं, फाइंड कंप्लीट पाथ ऑफ इंसिडेंट रे, फाइंड द कंप्लीट पाथ ऑफ इंसिडेंस रे। तो देखो कैसे करेंगे इसको, तो इसको क्या करेंगे हम,
प्रॉपर एक इंसिडेंस रे आ रही है। अब आपको पता है जहां पे इंसिडेंस रे आ रही है जिस पॉइंट पे, वो नॉर्मल है। नॉर्मल इंसिडेंस रे नॉर्मल ही आगे जाती है, इसमें कोई डाउट नहीं है। हाँ सर बिल्कुल, ये नॉर्मल ही आगे जाएगी। ये गई नॉर्मल आगे, ये नॉर्मल आगे। ओके, क्यों सर? क्योंकि कोई भी जब इधर से उधर पाथ जाता है, इधर से उधर हमारा मतलब ये ट्रेस होता है, तो उस टाइम पे जो वैल्यूज है वो यही टाइप के कुछ आई। ठीक है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया नहीं, देता हूं मैं। पहले हम इसका पाथ निकालते हैं कि ये कैसे होगा। तो आप मुझे एक चीज बताइए, इसका ग्लास का हम मान लेते हैं कि ये जो ग्लास है इसका क्रिटिकल एंगल, इस ग्लास का क्रिटिकल एंगल कुछ 40 डिग्री दिया है। ओके, 40 डिग्री क्रिटिकल एंगल ऑफ ग्लास इज 40 डिग्री, ये गिवन है। क्रिटिकल एंगल इस मीडियम का गिवन है कि, और क्रिटिकल एंगल किसका होता है? क्रिटिकल एंगल पेयर का होता है। इस बाहर का मीडियम और ये अंदर का मीडियम, इन दोनों की जो पेयर है, ओके, ये मान लो एयर होगा, ये कुछ ग्लास होगा, इन दोनों का पेयर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रेयर मीडियम मतलब एयर डिवाइडेड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर मीडियम मतलब ग्लास इज इक्वल टू साइन सी। तो वो सी जो है वो 40 डिग्री आया है, ये सब कुछ करके। ठीक है सर, कोई प्रॉब्लम नहीं, ये समझ में आ गया। अब पूछा गया है कि ये इंसिडेंट रे कैसे कैसे पाथ ट्रैवल करेगा, उसका ट्रेस कीजिए पाथ। ठीक है, अब ये सीधा जाएगा, क्यों? क्योंकि ये नॉर्मल है सर, तो वो जब नॉर्मल होता है ना, तो चाहे डेंसर टू रेयर जाओ, रेयर टू डेंसर जाओ, सीधा सीधा जाएगा। ठीक है, कर दिया। अब ये एंगल कितना होगा? व्हाट इज दिस एंगल? सर ये एंगल और ये एंगल मतलब ये 45 है, तो ये भी, यस, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, तो ये भी एंगल सर 45 डिग्री एंगल होगा। अब ये यहां से रिफ्रैक्टेड रेज गई अंदर, यहां पे वो इंसिडेंट रे हो गई। मान लो ये पॉइंट P है, ये पॉइंट Q है, Q पे वो इंसिडेंट रे हो गई। ठीक है सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब मैं क्या करता हूं, यहां पे एक नॉर्मल बनाता हूं, ये नॉर्मल बनाया, ये नॉर्मल एट पॉइंट Q, तो ये नॉर्मल कुछ इस तरीके से ये नॉर्मल है। अब इस Q पॉइंट पे कितना इंसिडेंट एंगल है बताइए मुझे, एट Q पॉइंट पे कितना इंसिडेंट एंगल है? तो सर ये वाला जो एंगल है नॉर्मल के साथ, नहीं नहीं नहीं, ये इंसिडेंट है, ये देखो ना नॉर्मल के साथ, ये नॉर्मल है, तो उसके साथ जो एंगल होता है उसको तो इंसिडेंस एंगल बोलते हैं। अरे यस और नो? हाँ, तो ये 45 हो गया क्या? नहीं, ये 45 और ये 45, तो ये 90 होगा ना। हाँ, तो ये 45 है। हाँ, तो यहां पे इंसिडेंस एंगल हो गया 45 डिग्री। अब मुझे एक चीज बताइए, इंसिडेंस एंगल 45 डिग्री है और क्रिटिकल एंगल कितना है इस ग्लास का? 40 है, 40 है। इसका मतलब इस केस में एट पॉइंट Q, इंसिडेंस एंगल दैट इज अ 45 डिग्री। ओके, जो इंसिडेंस एंगल है वो 45 डिग्री है, वो ग्रेटर देन है आपके क्रिटिकल एंगल से 40 डिग्री। अगर इंसिडेंस एंगल क्रिटिकल एंगल से ज्यादा है तो इस केस में रिफ्लेक्शन होगा। रिफ्लेक्शन का मतलब जानते हो, ये रे बाहर नहीं जाएगी, दूसरे मीडियम में नहीं जाएगी, वापस उसी मीडियम में आएगी, और उसी मीडियम में वापस आना है उसको, उसी मीडियम में वापस आना है, उसी मीडियम में वापस आना है। तो ये एंगल अगर 45 है तो ये भी नॉर्मल के साथ एंगल 45 ही बनाएगी। हाँ सर, बिल्कुल सही, एकदम सही, बराबर है। ये एंगल 45 है, इधर का भी 45 रहेगा, ये 45 मतलब ये 90 डिग्री है, और इस तरीके से वो बाहर चली जाएगी, इस तरीके से वो बाहर चली जाएगी। ओके, दिस इज मैं बोल सकता हूं कि जो बाहर जा रही है, ये जो बाहर जा रही है रिफ्रैक्टेड रेज, फाइनल रिफ्रैक्टेड रेज है, ये फाइनल रिफ्रैक्टेड रेज है, इसमें कोई डाउट नहीं। यहां पे इंसिडेंस एंगल मान लो ये पी क्यू आर पॉइंट है, व्हाट इज दिस पॉइंट आर, व्हाट इज द इंसिडेंस एंगल ऑफ आर? आर पे इंसिडेंस एंगल कितना है? अरे बताइए, आर पे इंसिडेंस एंगल कितना है?
जीरो, जीरो है यहां पे। और 90 डिग्री कैसे, नॉर्मल है नहीं ना ये? अरे ये नॉर्मल है क्या नहीं? ये इंसिडेंस ऐसा हुआ क्या नहीं? तो नॉर्मल के साथ इंसिडेंस एंगल कितना है? जीरो। और यस और नो? तो रिफ्रैक्शन एंगल भी कितना होगा? जीरो, क्योंकि आपको पता है इंसिडेंस एंगल जो होता है वही रिफ्रैक्शन एंगल होता है अगर जीरो है तो। जीरो है तो, अगर जीरो के सिवा कुछ और है तो फिर स्नेल्स लॉ लगाना पड़ता है। यहां पे स्नेल्स लॉ लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ी। क्यों? क्योंकि क्यू पॉइंट पे रिफ्लेक्शन हुआ, ये क्यू पॉइंट का रिफ्लेक्शन है। ओके, इस पॉइंट पे रिफ्रैक्शन हुआ, रिफ्रैक्शन, इसलिए एक मीडियम से दूसरे मीडियम में आई। बाहर का मीडियम मान लो एयर है, बाहर का मीडियम एयर है, इसलिए दूसरे। यहां पे क्या हुआ? पी पॉइंट पे क्या हुआ? यहां पे भी सर रिफ्रैक्शन हुआ, रिफ्रैक्शन। क्यों रिफ्रैक्शन हुआ इस पॉइंट पे? क्योंकि सर बाहर से अंदर जा रही है, मतलब मीडियम चेंज हो रहा है लाइट का, तो यहां पे रिफ्रैक्शन। यहां पे मीडियम चेंज नहीं हो रहा है, फिर से उसी मीडियम में, इसी मीडियम में और इसी मीडियम में वापस आई। ओके, तो ये रिफ्रैक्टेड, तो यहां पे क्यू पॉइंट पे रिफ्लेक्शन हुआ और अंदर से बाहर गई किस पॉइंट पे? ये पॉइंट क्या है? आर पॉइंट है। ये पॉइंट जो है, ये पॉइंट जो है आर पॉइंट है। आर पॉइंट पे रिफ्रैक्शन हुआ। मेरे ख्याल से ये आपको अच्छे से समझ में आया प्रॉब्लम। बताइए, फाइंड द कंप्लीट पाथ। कंप्लीट पाथ हुआ क्या नहीं उसका? ये दिस इज अ कंप्लीट पाथ। ये ऐसा गया वो, ये ऐसा, मतलब यहां से आपने इंसिडेंट रे डाला और इधर से बाहर निकल गया। कोई डाउट है उसमें? बताइए। वो ऐसा सीधा बाहर नहीं निकला, इधर बाहर वो निकला नहीं, बिल्कुल भी वो बाहर निकला नहीं। मेरे ख्याल से ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा। बताइए प्लीज।